दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य टॉपिक है माँ। अद्वितीय स्वरूप की अमूल्य कहानी। विक्रम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा भटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विक्रम के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विक्रम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विक्रम की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उड़कर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विक्रम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे, किंतु उनके तर्क भी सही लगते थे, क्योंकि वह प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसका ससुराल भी एक ऊंच घराने में था, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आए थे, माँ जी अपनी देसी धून धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विक्रम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विक्रम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विक्रम, बहुत दिन हो गए हैं, अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विक्रम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विक्रम बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विक्रम के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विक्रम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। ये वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम ने अपनी आंखें झुका दी। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विक्रम, तूने तो नाम उजागर कर दिया।
अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विक्रम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर्षि, विक्रम का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग्य से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विक्रम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विक्रम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विक्रम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विक्रम को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विक्रम ने गुस्से भरी निगाह से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विक्रम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।